प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं, प्रकरण है अपना आनुवंशिकता और उत्क्रांति, जिसमें हम आप पार्ट 2 सीखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। आनुवंशिकता और उत्क्रांति में हम लोगों ने आनुवंशिकता एवं आनुवंशिक परिवर्तन के बारे में सीखा था, प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण के बारे में सीखा था, उत्क्रांति और उत्क्रांति के प्रमाण के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जाति का निर्माण और मानवीय उत्क्रांति के बारे में सीखेंगे। मानवीय उत्क्रांति और लैमार्कवाद, ये सब के बारे में हम वीडियो नंबर 2 में आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आनुवंशिकता क्या है। जैसा हमने पहले वीडियो में दिखाया था आपको, एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यही चीज जो चार्ल्स डार्विन, इन लोगों ने केवल मनुष्यों में ही नहीं, वनस्पतियों का भी, ये विविध प्रदेशों के वनस्पतियों और प्राणियों के असंख्य नमूने इन लोगों ने इकट्ठा किया था और इकट्ठा करने के बाद उसका निरीक्षण भी किया और अंत में डार्विन जी ने एक बात कही। ये चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने बच्चों ये बात कही कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जो सक्षम नहीं होता वो नष्ट ही हो जाता है। जो सक्षम नहीं होता वो क्या हो जाता है? नष्ट ही हो जाता है। यह बात बताने वाला ये वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। डार्विन ने इसके लिए एक पुस्तक भी प्रतिपादित की है। उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने यह स्पष्टीकरण किया कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। माने ये जैसे होड़ लगी रहती है, कंपटीशन रहता है। सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा भी होता है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं और बाकी के बाकी क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। जीवित सजीव जो जीवित रहेगा वही पुनरुत्पादन कर सकता है। जो नष्ट हो जाएगा वो पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। इस थ्योरी को प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। माने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
आप सभी जानते हैं कुछ बातें तो सब लोग मान लेते हैं, कुछ बातें लोग नहीं मानते हैं। तो जो इन्होंने बात कही चार्ल्स डार्विन ने, कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। धीमी गति से होने वाला जो परिवर्तन होता ना, धीमी गति से होने वाला परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। इनके जो कार्य किए गए इनके द्वारा, वो मील का पत्थर हुआ। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, 1809 में इनका जन्म हुआ, 1882 में इनकी मृत्यु हुई। और जीवशास्त्री अंग्रेज थे। इन्होंने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सजीवों की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः एवं हजारों वर्ष के कालखंड में विकसित हुई होगी। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जिम्मेदार है। उन्होंने ऐसा प्रतिपादन किया। ये तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था। दूसरा जो है लैमार्कवाद। ये लैमार्कवाद क्या है बच्चों? अब आप सभी जानते हैं कि जब सजीवों का उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में तो परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर उसके निर्भर करता है। ऐसा सिद्धांत जो होता है लैमार्क ने दिया। उत्क्रांति होते समय सजीवों की रचना में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है। ऐसा सिद्धांत लैमार्क ने प्रस्तुत किया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत, यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहा है लैमार्कवाद ने। देखिए ये जिराफ है, तो इसके आगे जिम बाप्टिस्ट लैमार्क 1744 में जन्म हुआ, 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, और इस वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं, और उनकी अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं, और अगली प्रत्येक पीढ़ी में भी ऐसे परिवर्तन होते हैं। म्यूटेशन हमने कब बताया था पहले वीडियो में, ये परिवर्तन होता है बच्चों। इसे हम परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये परिवर्तन बच्चों सब में धीरे धीरे होता है। जैसे आपने देखा होगा जिराफ है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है बच्चों, जिससे वे तन करके ये जब तनते तभी ये पेड़ों की पत्तियां खा सकते हैं। देखिए गर्दन नीचे किया हुआ तो पेड़ों की पत्ती नहीं खा सकता है, जिससे वो तनते हैं, तनने के बाद वो पेड़ों की पत्तियां खा सकते हैं। उसी प्रकार से शुतुरमुर्ग और ईमू, ये लोग अपनी पक्षी अपने पंखों का उपयोग में लाने के कारण कमजोर हो जाते हैं। हंस और बत्तख के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। माने सभी प्राणियों की कह लीजिए आप जो आकार बनाए गए हैं, उन आकारों की क्या होती है? कुछ न कुछ विशेषता होती है।
कुछ न कुछ क्या होती है, विशेषता होती है। और यही विशेषताएं आप कह लीजिए क्या है, वो उपार्जित विशेषताएं जो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संक्रमित होती गई। और इसे ही हम क्या कह सकते हैं कि ये उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत भी है। माने पूरी की पूरी, जैसा आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ न कुछ परिवर्तन, म्यूटेशन होता है, कुछ न कुछ म्यूटेशन क्या होता है, होता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। आप अगर नेट पर खोजें तो बंदर की ही पीढ़ी ले लीजिए, बंदर पहले कैसे थे, अब आज कैसे हैं। माने नेट पर जाकर के आप किसी का भी चित्र लोग देख लो, पहले के समय के अब के समय में, तो उसमें सब कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आगे हम मनुष्य के बारे में आपको मानवीय क्रांति में बताएंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन में, कि पहले का मानव कैसे था और आज का मानव कैसे है। पहले के मानव और आज के मानव में कितना परिवर्तन है, ये हम दिखाएंगे। आगे हम जाति उद्भव के बारे में बताएंगे, स्पेसिएशन के बारे में, उसमें चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, ये लेमार्कबाद का सिद्धांत है जो हमने बताया कि उपार्जित विशेषताएं ईश्वर की होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो गई। और यही है लेमार्कबाद का सिद्धांत भी है। यही क्या है बच्चों, लेमार्कबाद का सिद्धांत भी है। ये देखिए जाति उद्भव क्या है, स्पीसिएशन, प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण, यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। इनका जनरेशन कैसे होता है बच्चों, ये देखिए एवोल्यूशन है, उत्क्रांति है इधर, और इधर है स्पेसिएशन है, माने जाति उद्भव है। जाति क्या है, उद्भव है। तो प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है, उनका आहार विहार, फलन क्षमता, प्रजनन, समागम समय ये भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण जात विशेषताएं अस्थायी बनी रहती हैं। परंतु एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होने के लिए जो जनुकीय बदलाव होता है वो जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनी बदलाव में भी जिम्मेदारी होती है। सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनी विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन होता है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, मानवीय उत्क्रांति, ह्यूमन इवोल्यूशन। आप सभी जानते हैं, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आज का जैसे मानव है ये शुरू में ऐसा नहीं था। कहते हैं ना कि बंदर की जाति से मिलता जुलता था, तो पहले का मानव कैसा रहा होगा बच्चों, पहले का मानव कैसा रहा होगा, उसके बारे में हम लोग आज भी जिज्ञासा रहती है कि पहले के मानव और अब के मानव में क्या अंतर। देखिए पहले का मानव, देखिए ये जिसको हम लेमूर बोलते हैं, लेमुअर जैसे प्राचीन प्राणी यही थे, लेमुअर जैसे प्राचीन प्राणी बच्चों। ये देखिए इसके बाद इसमें बहुत सालों के बाद थोड़ा सा सुधार आया, ऐप जैसे हुए, थोड़ा सा सुधार आया इसमें ऐप जैसे। इसके बाद थोड़ा सा उसमें सुधार आया, ये बंदर जैसे दिखने लगे। किसके बाद दिखने लगे, बहुत दिनों के बाद। तो बच्चों इस जगत में आप कह लीजिए उत्क्रांति के ही कारण सरल एक कोष की सदियों से लेकर आज तक सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ।
मानव वंश की शुरुआत हुई। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब डायनासोर का विनाश हुआ, तब बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी उनसे भी अधिक प्राचीन, ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेमुअर के जैसे दिखने वाली प्राणी से विकसित हुए होंगे, ऐसा विचार किया जाता है। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछें नष्ट हो गई। पहले देखिए पूंछ थी, ये पूंछ है, टेल जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसकी पूंछ भी खत्म हो गई और उनके मस्तिष्क का आकार थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें विकास हुआ। जो हाथ के पंजे थे उसमें थोड़ा सुधार हुआ तथा वे ऐप जैसे प्राणी बन गए। और ये प्राणी, ऐप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुंचे। अंत में गिबन और ओरंगुटान में उनका रूपांतरण हुआ। ऐप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए और लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपांजी और गोरिल्ला का उदय हुआ। ये देखिए चिंपांजी और गोरिल्ला। और लगभग बच्चों 2 करोड़ वर्ष पूर्व ऐप की कुछ जातियों का विकास विभिन्न रूपों में होता गया। इस प्रकार से उनके हाथ पैर का भी विकास होता गया। ये देखिए हाथ का विकास इधर हो गया थोड़ा सा। इसके बाद हाथ में और भी सुधार आया, हाथ में धीरे धीरे और सुधार आया। देखिए यहाँ से हाथ में, यहाँ से हाथ में सुधार हुआ। धीरे धीरे इनकी आकृतियां क्या हो गई, बदलती गई। धीरे धीरे इनकी आकृतियां बदलती गई। तो इनका जो मस्तिष्क था, ये देखिए मस्तिष्क में भी धीरे धीरे सुधार होता गया, माने मस्तिष्क इनका बड़ा होता गया। ये देखिए क्रम, ये मस्तिष्क में विकास होता गया। धीरे धीरे इनका क्रम क्या होता है, मस्तिष्क का बढ़ता गया बच्चों। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व ये मानव के समान दिखने लगे। और पहले सीधे नहीं चलते थे बच्चों। 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। अरे बाप रे, कितने समय में हुआ। करीब करीब 1 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा और उसने अग्नि के उपयोग को खोज निकाला। पहले अग्नि भी नहीं थी बच्चों, आप इतिहास में पढ़े होंगे। ये लिएंडरथल मानव है, लिएंडरथल मानव। ये देखिए इसका चित्र, इसका देखिए मस्तिष्क बढ़ गया, सर पर बाल थे बंदरों की तरह। करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव होमोसैपियन इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। तो बच्चों जो ये लिएंडरथल मानव था, ये देखिए अब ये सीधे चलने लगे थे। यहाँ तो नहीं लग रहे हैं लिएंडरथल मानव है, यहाँ पर ये मानव की रचना जो स्पष्ट दिख रही है। 50 वर्ष पहले इसके बाद पहले बच्चों जैसा आपने सीखा है, इनको मानव को खेती का भी ज्ञान नहीं था। ये क्या करते थे तब जब खेती का ज्ञान नहीं था? ये जंगलों में भटकते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ की छाल पहनते थे, कपड़े का भी ज्ञान नहीं था। बाद में धीरे धीरे जानवरों को मार करके उनकी मांस वगैरह खाने लगे, वो भी कच्चा खाते थे। कच्चा क्यों खाते थे बच्चों? इनको आग का ज्ञान नहीं था, आग का इनको ज्ञान ही नहीं था और अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते रहते थे, क्योंकि इनको जब कुछ ज्ञान नहीं था, खेती का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन मानव को धीरे धीरे सब जानकारी आभास होने लगी,
सबसे पहले इनको आग की जानकारी हुई। तो जो होता है, जो कच्चा मांस वगैरह खाते थे वो पका के रख खाने लगे। और मानव क्या करने लगा, फिर जानवरों को ये लोग पालना चालू किए। थोड़े थोड़े जैसे जानकारी बढ़ती गई, खेती करना भी सीख लिए, एक एक जगह रहना सीख लिए, नहीं तो खाने के लिए इधर उधर दौड़ते थे। धीरे धीरे इनका विकास होता गया और जानवरों को झुंड में पालने लगे, बस्तियों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे संस्कृति का भी विकास हुआ। करीब 5000 वर्ष पूर्व लिखने की जो कला था उसका भी आविष्कार हुआ। इससे इतिहास की शुरुआत हुई है। 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ और 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई और तब आज हम यहाँ तक आकर के पहुँचे हैं। फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गम के विवरण की खोज अभी जारी है कि इनका जन्म सबसे पहले जानते हैं कि जन्म पानी में हुआ, समुद्र में हुआ, लेकिन आज भी जिज्ञासा बनी हुई है पहले की खोज करने के लिए। तो बच्चों, ये बहुत सारी जानकारियां हैं मानव के बारे में जो हम पुराने कालों से सीखते आए हैं। ये प्रगति जब किया मानव, देखो ये जानवरों का शिकार करने लगा, तो पहले कच्चा ही खाता था, इसके बाद इसको आग का ज्ञान हुआ। देखिए तभी क्या किया, जब आग का ज्ञान हो गया तो इसमें जो मांस कच्चे खाता था ये पकाकर खाने लगा और धीरे धीरे देखिए सब लोग माने घर कच्चा कैसे भी बना करके वहां पर एकजुट होकर के रहने लगे। ये देखिए सब अब एक साथ रहते हैं, एक साथ जंगली जानवरों का शिकार करने जाते हैं, तो जंगली जानवरों से बचना इनको आसान हो गया। पहले अकेले जाते थे और इसके बाद ये धीरे धीरे खेती करना भी सीख गए। बच्चों धीरे धीरे क्या करना है, खेती करना भी सीख गए और यही मानव आज एकदम अपना आधुनिक मानव बन गया है। देखिए ये आधुनिक मानव है। आज की कैसे मानव उड़ रहे हैं, हवाई जहाज से सैर कर रहे हैं, विभिन्न ग्रह उपग्रहों की जानकारी ले रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह बना करके छोड़ रहे हैं। तो आज का मानव और अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे हो गई है, बहुत सारी बातों की जानकारी ले रही है। तो बच्चों ये सब होने में बहुत समय लगा, आधुनिक मानव बनने में बहुत समय लगा। इसकी भी जिज्ञासा आजकल भी वैज्ञानिकों के मन में बनी हुई है कि मानव का जन्म, जीव का जो जन्म है कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, उसकी खोज आज भी जारी है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा बच्चों, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसको डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस बोलते हैं, वो भी बच्चों उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व की बनाए रख सकता है। जो सक्षम नहीं होता है, जैसा कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इन्होंने बहुत सारी खोजें की, बहुत चाहे वनस्पति हो, प्राणी हो, उनके बारे में बताया, लेकिन सभी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन रहता है, कुछ अपवाद रहता है, तो अपवाद के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके बाद लैमार्कवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो भी सजीव है, जैसे जिराफ का उन्होंने जिक्र करके बताया था, सबकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं आगे कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी जो होती है हमको दी गई। ये सारी जानकारी हम लोगों ने पाया और इसके बाद जो मानव है बच्चों, उसका विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता गया और आज का मानव जो आधुनिक मानव है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा कि आधुनिक मानव क्या क्या है। तो बच्चों आधुनिक मानव अपना भी तो पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष में भी जाने की तैयारी कर रहा है।
तो बच्चों, ये आधुनिक मानव का चित्र है। ये क्या है? आधुनिक मानव का चित्र है जो हम लोग देख रहे हैं। इस बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखा होगा। हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी जो होता है इसके बारे में, आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में आप सीख पाएंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आधुनिक मानव क्या क्या कर सकता है, देखिए सब चीजें दिखाई गई है। आधुनिक मानव रोबोट बनाया है, अंतरिक्ष में गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।